नीलाचरण किनको करना है आज? हाँ मधुलिका जी, एक मिनट, शुरू करिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सदगुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। बढ़िया। सूत्र सुनाने हैं कोई? बोलिए मृदुला जी। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिण पुद्गलः आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्ये प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्यया पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाह धर्माधर्मयोर रचने एक प्रदेशादिषु भाजी पुद्गलानां संख्ये भागादिषु जीवानां असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश सहाय विसर्पाभ्याम प्रदीपवत् गति स्थितु ग्रहो धर्माधर्मयोर उपकार है। आकाश असावगाह है शरीर वांग मन प्राणापाना सुख दुख जीवित मरणों पर पुद्गलानां शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणों पर ग्रहाश्चय परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श गण वर्ण वन्तः पुद्गलाः शब्द बंद शोक स्थूल्य संस्थान वेद तमस्या तपोद्योतवन्तश्च अन्वय स्कंधाश्च भेद संगातेभ्यं पुद्गलानां भेद संगातेभ्यं उत्पद्यन्ते भेदाधनु भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव लक्षणम उत्पाद्य ध्रुव उत्तम सत् तद्भाव वयम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध वृक्ष स्वाद बंध है न जगन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम वैदिकादि गुणानाम तु बंदे को पारिणाम्य को च गुण पर्यवत द्रव्यम कालश्च सोनन समय है द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणाः तद्भावा परिणाम है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा है। हाँ चमिला आंटी पूरे सुनाएंगे क्या? अनम्यूट करिए। हाँ पूरे सुनाओ आप। वो आज जो पूछने वाले भी थे ना सम्मोशन वगैरह के बारे में। अच्छा वो मैं भूल गई थी। ठीक है पहले मैं सुना दूं। हाँ आप पूरे में सुनाइए, फिर ऐसे करिए, आप पहले सुना चुके हैं ना आधे तो।
हाँ, तो आप 20 नंबर से सुना दीजिए। 20 नंबर पे आएगा सुख दुख। यहाँ से सुना दीजिए शरीर वांग मन है प्राणापाना। गति स्तुति ग्रहो धर्म धर्मी रूप कार्य आकाशस्य वगाह शरीर वाण मन प्राणापाना पुद्गलानाम सुख दुख जीवित मनोग्रहाश्च परस्परो ग्रहो जीवनाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण वंते पुद्गला नाम शब्द बंध पुद्गला नाम नहीं, पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला। पुद्गला शब्द स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोधोत पंतश्च अन्वय स्कंदाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदात् अणु भेद संगाताभ्याम चाक्षुषे सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद भेद द्रव्य युक्तम सत् तद्भावाभ्यम नित्यम अर्पिता नर्तिक सिद्धे स्निग्ध युक्तत्वात् बंधे न जघन्य गुणानाम गुण ताम्रे सदृशानाम द्वैधिक आदि गुणानाम तु बंधे दिकौ परिणामिकौ च गुण परिवत् द्रव्यम कालश्च सोऽनन्त समय द्रव्यस्य निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम है। बढ़िया, बहुत अच्छा। और सूत्र किसी ने याद कर रखे? अरे ये मेरी वीडियो को भारती आंटी। मैं वैसे एक बार सुना चुकी हूँ, फिर से बोल सकती हूँ? फिर टाइम वेस्ट होगा, छोड़ दो। पूरे सुना दिए थे आपने? हाँ, मैंने पूरे सुना दिए थे। फिर से 2 मिनट लगेगा, बोल दूं? तो आप वहीं से सुना दीजिए आगे। 25 नंबर से सुना दीजिए अण्वय स्कंधाश्च। अण्वः स्कंधाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः तद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावावय नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावावय नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जघन्य गुणानां गुण साम्य सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तु बंधे दिखौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययवत् द्रव्यम कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो सब देख कर आए हैं समावशरण की रचना का वर्णन। समावशरण में पहले केवल ये बताना है डिवाइडेशन कैसे है। डिवाइडेशन मतलब क्या क्या है, मोटी मोटी चीजें, नंबर संख्या में, इतना ये है, इतने ये हैं, इतने ये हैं। नाम मैं नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो फिर वो मैं ही बता दूंगी, इसलिए केवल नंबर बताने हैं, अभी नाम नहीं बोलने, केवल नंबर। बोलिए बेला भाभी। 8 भूमियां है, 5 वेदी है और 4 कोट है। हाँ, 8 भूमियां, 5 वेदी और 4 कोट। मैं आज ही पढ़ा, मैंने आपका क्लास में नहीं पढ़ा था, पर आज सुना वापिस, फिर लिखा, फिर याद किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत पुरुषार्थ किया आपने। अच्छा लगा मेरे को भी, इसलिए याद भी होना चाहिए। बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका। समावशरण में जो 8 भूमियां हैं, उनमें से पहली भूमि का नाम बोलिए कुसुम जी। भूमि कोटि। भूमि पूछ रहे थे, भूमि। भूमि चैत्य प्रसाद भूमि। चैत्य प्रसाद भूमि, ये पहली भूमि है। और अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या है समावशरण में। नाम नहीं बताने, केवल पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, बस कोट है कि वेदी है कि भूमि है। नहीं, आप नहीं। ओके,
अब ऐसे बताना है कि पहले कोई वेदी है कि फिर भूमि है कि फिर कोट है कि फिर वेदी है, केवल ऐसे बताना है। बोलो प्रीति। हाँ, पहला धूलिसाल कोट, फिर पहली चैत्य प्रसाद भूमि, फिर पहली वेदी, फिर दूसरी भूमि, दूसरी वेदी, तीसरी भूमि, दूसरा कोट, फिर चौथी भूमि, तीसरी वेदी, फिर पांचवी भूमि, तीसरा कोट, फिर छठी भूमि, चौथी वेदी, सातवीं भूमि, चौथा कोट, आठवीं भूमि और पांचवी वेदी, फिर 3 पीठ, फिर गंधकुटी, फिर वो सिंह वगैरह 8 प्रातिहार्य, उसके बाद भगवान का विहार और फिर समोशरण वित्तन। बढ़िया, आपने तो पूरा सिनॉप्सिस सुना दिया। बढ़िया, बहुत अच्छा। बिना यानी चित्र सामने हो या अपन ड्रॉ नहीं करें और केवल ये बताते जाएं कि क्या क्या है, वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। बढ़िया। अब नाम बताने हैं, क्रम से नाम बताने, 8 भूमियों के, केवल केवल भूमियों के नाम बताने हैं। किसका हाथ नहीं खड़ा? आशा आंटी, आपको याद नहीं है? सरोज आंटी का भी हाथ नहीं खड़ा आज। चलिए अंकल बोलिए। चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। ठीक है, बढ़िया। ये 8 भूमियां हैं। एक बार में याद नहीं हो पाती है कुछ लोगों को, जैसे कि मैं, तो एक दो से और सुन लें। बोलिए स्नेह जी, बोलिए। पहली चैत भूमि, आ रही है ना आवाज तो? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। पहली चैत भूमि, दूसरी खाटका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी वन भूमि, पांचवी ध्वजा, छठी कल्प भूमि और सातवीं भवन भूमि और आठवीं श्री मंडप भूमि। श्री मंडप बढ़िया। भूमि के 12 होते हैं। 8 भूमियों के नाम। अनीता जी बोलिए। चैत प्रसाद भूमि, जल खातिका जिनको भूमि। याद नहीं है ना अभी, जिनके हाथ खड़े नहीं है, वो सुन सुन के याद कर ले, मैं इसलिए बार बार मैं बुलवा रही हूँ। चैत तो कम प्रसाद से कम भूमि, 4 तो अभी सुनाई देना आप लोग मुझे। हाँ बोलिए। चैत प्रसाद भूमि, जल खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, वृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। बढ़िया, बहुत अच्छा। 5वीं भूमि कौन सी है? 5वीं भूमि, सुलोचना जी। ध्वजा भूमि। 5वीं भूमि ध्वजा भूमि। इनका जवाब सही है या नहीं? बोलिए दीपिका जी। सही है, 5वीं भूमि का नाम है ध्वज भूमि। 7वीं भूमि कौन सी है? समीक्षा। भवन भूमि। भवन भूमि, बढ़िया। उपवन भूमि कौन से नंबर की भूमि है? चमेली आंटी। चौथे नंबर की भूमि, उपवन भूमि। चौथे नंबर की, बढ़िया। चैत्य वृक्ष होते हैं यहाँ पे। कल्प वृक्ष भूमि कौन से नंबर की भूमि है? बोलिए प्रमिला चाची। 6ठे नंबर की। 6ठे नंबर की, ठीक है, बढ़िया।
वह कौन सी भूमि है जहां बहुत गहरी खाई है? उस भूमि का नाम क्या है? सुधा जी। खाती का भूमि। खाती का भूमि, बढ़िया। अ, सबसे पहले समावशरण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या है? समावशरण की एंट्री में सबसे पहले क्या है? मधु भाभी। धूलिसाल कोट। धूलिसाल कोट, ठीक है। समावशरण में कितनी सीढ़ियां होती हैं? 20,000। 20,000। समावशरण पृथ्वी से कितना ऊपर होता है? रश्मि जी। रश्मि जी। 1 योजन ऊंचा। 1 योजन ऊंचा, बीना भाभी। अनम्यूट करिए। 500 धनुष। 500 धनुष, बेला जी। 5,000 धनुष ऊपर। तो लिखना पड़ेगा। आइए 5,000 धनुष। 1,000 धनुष पे तो पीठ है। 2500 धनुष पर वो है। 4000 धनुष पर पीठ है। तीर्थंकर की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा होता है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। एक कोस 2,000। 1 कोस 2,000 धनुष। पहली सीढ़ी तो एक हाथ ऊपर से शुरू हो जाती है, वैसे 5,000 धनुष ऊपर शुरू होता है पहला को।
आवाज ही नहीं आ रही। मैं म्यूट हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे। अच्छा। मेरे को भी इधर से दिखाई नहीं कि मैं म्यूट हूँ। मैं पूछ भी रही थी मेरी आवाज आ रही है क्या, सुनिता आंटी को बोला तो इन्होंने कुछ, मुझे लगा इनको नहीं आ रही, बाकी सब आराम से नहीं, बैठे थे। आवाज आ ही नहीं रही थी आप लोग आवाज। ऐसे हाथ से इशारा कर सकते हैं कुछ भी करके, तो मुझे समझ में तो आया कि आप लोगों को सुनाई मैंने नहीं दे तो रहा, सब हाथ आराम से इसीलिए बैठ के ऊंचा सुन किया रहे था, हैं। हाथ इसीलिए ऊंचा किया आपका था कि चेहरा आवाज इतना नहीं सा आ दिख रही। रहा है तो आपका और तो है, एक्सप्रेशन दिखेगा कहाँ से। आवाज ही नहीं आ रही थी यार। चलो कोई बात नहीं। से 5,000 धनुष ऊंचा संवत्सरण सूरज है। समर्षण 5,000 धनुष ऊंचा है, लेकिन प्रश्न ये था पहली सीढ़ी कितनी ऊंची है, तो एक हाथ पहली ऊपर, सीढ़ी तो 1 हाथ एक ऊंची हाथ है। ऊपर, हाथ ऊंची, हाँ, ठीक है, एक हाथ ऊंची होती है। चलिए अब मैंने जो बात बोल दी, हो सकता है आपने नहीं सुना और फिर आप लोग ये कह भी थे हमने सुना ही नहीं था, आपकी आवाज बंद हो गई। अब तो आ रही है ना आवाज? हाँ, तो मैं आप लोगों से वेडनेसडे को ये पूरा समर्षण के अपन क्विज रखेंगे, तो वेडनेसडे ठीक है या सैटरडे करूं? पढ़ लेंगे 2 दिन में या ज्यादा दिन चाहिए? ज्यादा दिन चाहिए चमेली आंटी को तो। और सब भी बता दीजिए, शर्माइए मत। सैटरडे रख लें, जितने ज्यादा दिन मिलेंगे आप लोग पढ़ेंगे तो तभी पढ़ेंगे, तो थर्सडे या फ्राइडे को ही। ज्यादा दिन ले लें तो ज्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पढ़ते तो सब तभी है, और फिर उस समय कॉपी खोल खोल के ढूंढते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सैटरडे को अपन याद रखना है सबको, तो मुझे याद दिला देना फ्राइडे को। और ये बीच में से भी और भी जो अपन ने जितना ही पढ़ा है ना, अपन ने एग्जाम नहीं रखा था ना इसका, तो रिवीजन हो जाएगा वापस से। जो लोगों ने नहीं सुना, जिन लोगों ने नहीं सुना और उनको भी जवाब देने की इच्छा हो, तो वो बेला भाभी के जैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कुछ और कहीं से जानकारी ले सकते हैं। और मैंने इसकी वो भी भेज रखी है, पीडीएफ भी भेज रखी है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं सुनना हो, पढ़ना जल्दी हो जाता है तो पढ़ भी सकते हैं। मैंने जो बुक थी उसकी वो भेज दी थी, बहुत दिन तो हो गए हैं, लेकिन वो भेज दी थी मैंने तब, तो कर सकते हैं। चलिए, अंकल कुछ पूछ रहे हैं आप? ये सैटरडे को सिर्फ समोसरण के बारे में पूरे पूछेंगे? देख लेंगे जैसे भी, अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो वो, नहीं तो फिर थोड़ी देर पूछ के थोड़ी देर पढ़ाई कर लेंगे, जैसे भी होगा। हाँ, और अपन ये फ्राइडे तक, हाँ हाँ, बोलिए आप। ये रिकॉर्ड में है क्या, कहीं रिकॉर्डेड है क्या? समर्षण की, हाँ, समर्षण की क्लासेस हुई थी फरवरी में, जो अपना हाँ चौथा अध्याय पूरा हो गया था ना, हाँ हाँ लगभग 5, 6, 7 फरवरी के आसपास से स्टार्ट हुई थी, 8, 10 दिन चली थी। हाँ, हाँ उस टाइम रिकॉर्डेड है क्या ये? हाँ, रिकॉर्डेड है, वो सब टेलीग्राम पे डली हुई हैं सारी क्लासेस। बोलिए सुधा जी। एक बार की पीडीएफ भेज दीजिए ना। ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगी, लेकिन पीडीएफ में बहुत ज्यादा भी डिटेल है, मतलब फिर पढ़ लेना आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पढ़ लेंगे ना। हाँ, बोलिए सुधा जी। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया था उत्पाद है ध्रुव में है, जैसे सोना है तो उसको आप ना, जैसे वो सोने वाली चैन है, चैन को अगर आपने गला के उसका हार बनाया तो उसमें उत्पाद व ध्रुव तीनों चीजें, तो ध्रुव में तो जैसे सोना सोना ही रहेगा, परंतु जैसे मान लो लकड़ी है, तो लकड़ी को अपनों ने जैसे जलाया तो उसका कोयला बन गया, तो उस कोयले को कोयला तो बन गया, पर उसका जो लकड़ी थी उसकी वापस बनेगी नहीं, तो उसमें जो देखिए, ध्रुव बना कैसा रहा? वो पुद्गल की ध्रुवता है ना, पुद्गल। ये तो सोने को तो उदाहरण के लिए कहा जाता है, सोना एक्चुअल में द्रव्य नहीं है। सोना अच्छा, वास्तव में क्या है, अब बताओ। अपन ने अब अपने विषय पे आ गए अपन। अच्छा हुआ आपने अच्छा प्रश्न कर लिया विषय पे लाने के लिए। सोना क्या है, बोलिए। सोना तो मतलब धातु हो गया एक तो। नहीं नहीं, मतलब मैंने कहा ना अपने विषय, विषय से बताना है सोना क्या है। विषय क्या चल रहा है अपना? द्रव्य चल रहा है, द्रव्य उत्पाद, उद्गल द्रव्य चल द्रव्य रहा चल है। रहा है, उद्गल द्रव्य चल रहा है ना। हाँ, पुद्गल द्रव्य से आगे बढ़ गए ना, मतलब अपन हाँ, सूत्र कौन सा चल रहा है अपना? अपना चल रहा है कि सद्रव्य लक्षणम उत्पाद नहीं, वो चल रहा है गुण, गुण प्रयोजन द्रव्यम। गुण परिवद द्रव्यम, तो परसों की द्रव्यम क्लास चल में रहा क्या है। चला था? ये चला था कि पर्याय वाला चला था।
बढ़िया बढ़िया। तो सोना क्या है अब उसमें से बताना है आपको। सोना तो पर्याय, मतलब उसकी पर्याय वही, सोना तो पुद्गल की हाँ, सोना पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पर्याय। कौन सी पर्याय है भेदों में से बतानी है आपको, अपन ने इतने सारे भेद पढ़ लिए। आकार उसका तो वो व्यंजन पर्याय हो गई वो तो फिर। हाँ, कौन सी व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय हो गई वो अपनी बोलिए, समान। रेणु जी बोलिए, रेणु जी, सोना कौन सी पर्याय है। विभाव पर्याय होगी, व्यंजन पर्याय। हाँ, बढ़िया, आपने भी अच्छे जवाब दिए, सुधा जी ने भी। सोना पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, मतलब ये तो विभाव व्यंजन पर्याय हुई। अब उसके अपन ने दो भेद किए थे, विभाव व्यंजन पर्याय के भेद किए थे ना, तो और भेदों में जाएं तो कौन सी पर्याय होगी दीपिका जी। समान समान जातीय, हाँ, समान सोना है वो जाति पुद्गल द्रव्य की समान जातीय द्रव्य पर्याय या समान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय वो है। तो हम जब उदाहरण देते ना कि सोने की चूड़ी टूटी चैन बन गई, तो ये तो उदाहरण है। आवाज आ रही है ना अभी बराबर। ये तो उदाहरण है, तो उदाहरण में हम सोने को मान रहे हैं द्रव्य। उदाहरण में सोने को हमने मान लिया द्रव्य, एक्चुअल में है सोना वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और विभाव पर्याय है। ठीक है, तो वास्तव में वो द्रव्य नहीं, सोना कोई द्रव्य नहीं है, सोना तो पर्याय है वास्तव में, लेकिन हम समझने समझाने के लिए सोना को द्रव्य मान लेते हैं। तो सोना भी पर्याय है पुद्गल की और लकड़ी भी पुद्गल की पर्याय है। अब उदाहरण कैसे बनाएंगे, हमने जैसे सोने का बनाया है ना, वैसे लकड़ी का उदाहरण में हम कोयला नहीं बनाएंगे। हम कहेंगे वो लकड़ी थी, उस पहले उसकी एक बड़ा दरवाजा था, तो वो दरवाजा फिर हमने घर का रिनोवेशन कराया, तो फिर एक छोटा कोई स्टोर बनाया, तो उस बड़े दरवाजे को काट के उसका छोटा दरवाजा बनवा दिया। घर में तो नए नए दरवाजे लगा लिए और एक वो पुराना स्टोर बनाया था हमने, तो पुराने दरवाजे को यूज ले लिया। तो बड़ा रूप से व्यय हुआ और छोटा रूप से उसका उत्पाद हुआ। ये लकड़ी कायम रही, दरवाजा कायम रहा, या समझ लो थोड़ा हमने वो चौकोर था उसको गोल करा दिया, जो भी कुछ भी ऐसा, तो वो लेंगे। वो उदाहरण है, वो हम जैसा हमको सही बनेगा ना वैसा लेंगे, उसमें कोयला नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपने कोयला बनाया है तो भी वो उत्पाद व्यय घटेगा। कैसे घटेगा कि पुद्गल द्रव्य, लकड़ी एक पुद्गल द्रव्य था, ठीक है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय था, द्रव्य मत मानो, लकड़ी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, स्कंध रूप पर्याय है। अभी हम कितने जवाब दे सकते हैं, सोने के लिए, लकड़ी के लिए, ये क्या है। ऐसा भी कह सकते हैं पुद्गल द्रव्य की स्कंध रूप पर्याय है, ऐसे भी कह सकते हैं पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है, ऐसा भी कह सकते हैं पुद्गल द्रव्य की समान जातीय द्रव्य पर्याय है। दो तीन तरह के उत्तर दे सकते हैं ना, सभी उत्तर सही है। तो वो लकड़ी है वो पुद्गल द्रव्य के स्कंद रूप पर्याय है। अब वो जल गई तो उसका कोयला रूप पर्याय बन गई, लकड़ी पर्याय से कोयला पर्याय बन गई, लेकिन द्रव्य कौन सा रहा, वो कोयला जीव हो गया क्या, वो कोयला क्या था, वो कोयला क्या था, कोयला पुद्गल था, लकड़ी भी पुद्गल थी। तो एक पुद्गल द्रव्य की अवस्था का व्यय हुआ, दूसरी अवस्था का उत्पाद हुआ, लेकिन पुद्गल द्रव्य उसमें बना रहा। कोयले को और जला दो, फिर क्या होएगा, फिर राख बन जाएगी। तो कोयला रूप अवस्था का व्यय हुआ, राख रूप अवस्था का उत्पाद हुआ, लेकिन वो जो पुद्गलपना है, वो पुद्गलपना राख में भी बना रहा। फिर क्या होगा, फिर राख को हम ऐसे फूंक लगा के उड़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा पुद्गल द्रव्य, नहीं होगा। वो राख को नष्ट किया ही नहीं जा सकता। राख को जला के बताए कोई, राख को जला दिया हमने, खत्म कर दिया कि नहीं, वो उड़ जाएंगे, वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, दूसरी चीजों में मिल जाएंगे, फिर वो दूसरे रूप में वो उसके परमाणु मिलके कुछ और स्कंद बन जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। पुद्गल द्रव्य है ना, वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पुद्गल द्रव्य में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण कि वो नष्ट नहीं होगा। अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण के कारण वो कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरी बात कि वो द्रव्य है,
द्रव्य बोला ना हमने, पुद्गल द्रव्य, और द्रव्य का लक्षण है सत, अस्तित्व गुण ही निकल के आ रहा है उसमें से भी, उसका लक्षण ही खत्म हो जाएगा नहीं तो, अगर वो नष्ट हो जाए तो। जो भी नष्ट होता है वो द्रव्य नहीं होता, वो पर्याय होती है। यदि हमको लगता है कि ये नष्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये पर्याय थी, क्योंकि द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। अभी जैसे हम बोलते हैं ये खत्म हो गए, ये मर गए, कोई भी व्यक्ति, तो उसका मतलब क्या है, वो जीव, द्रव्य खत्म नहीं हुआ, द्रव्य खत्म नहीं होता, वो पर्याय बदलती है, मनुष्य पर्याय से देव पर्याय, जो भी जिस अवस्था में गया हो वो पर्याय बदलती है। द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। यहाँ तक कि जीव मोक्ष भी चला जाएगा, सिद्ध बन गए, मोक्ष चले गए, तो क्या जीव का अभाव हो गया, जीव खत्म हो गया कि नहीं? अभी संसार रूप अवस्था चल रही थी, अब मोक्ष रूप अवस्था हो गई। द्रव्य तो रहेगा ही रहेगा, द्रव्य का कभी अभाव नहीं होगा कि मोक्ष चले गए तो अब खत्म, अब तो काम ही खत्म, मोक्ष जाने का तो छुट्टी। तो ऐसा नहीं कि पूरी छुट्टी की आप ही गायब हो जाओगे, खत्म, ना मर्ज रहा ना मरीज रहा, ऐसी स्थिति नहीं है। मोक्ष जाने के बाद भी वो जीव का तो अस्तित्व रहता ही है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। बढ़िया, चलिए बोलिए चमेली आंटी। अपन ने भी इसमें समान जाति वाले ये 6 द्रव्य पढ़े जैसे, और लेकिन अभी बंद विच्युति में अपन ने जैसे एकेंद्रीय, द्विवेंद्रीय, पंचेंद्रीय जाति ये पढ़ी, तो दोनों में मतलब जैसे कैसे क्या? अरे तो जाति एक ही जगह, एक शब्द का एक ही हर जगह एक ही अर्थ थोड़ी ना होता है। अब हम ऐसे बोलते हैं हमें समान जाति में विवाह करना चाहिए, तो वहां जाति का अर्थ क्या होगा? फिर आप एकेंद्रीय, द्विवेंद्रीय, पंचेंद्रीय, फिर हम जैन देखेंगे कि भी जैन जाति है, वो अपेक्षा देखेंगे। ये तो जाति अलग अलग। फिर जैनों में भी कितने टाइप्स होते हैं, कोई खंडेलवाल, कोई परवाल, वो पोरवाल, और मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं वो भी सब। तो फिर बोलते हैं अपनी जाति वालों में खंडेलवाल, खंडेलवालों में, और वो फिर वो जाति हो जाती है। तो बहुत टाइप है, मतलब है। अच्छा, ऐसा नहीं। वहां तो जाति एक है ना, जीव जाति, ये एक जाति, जाति का मतलब है ग्रुप बना दिया, किसी समानताओं के आधार पर हम इकट्ठा कर दें, वो कहलाती है जाति। तो जीवों में क्या समानता है कि सब जीव ज्ञान दर्शन वाले हैं, सब जीव चेतना वाले हैं, सब जीव अमूर्तिक हैं। इस समानता के आधार पर उनकी एक जाति बना दी, एक ग्रुप बना दिया, वो क्लास उनकी एक, वो कहलाती है जाति। जाति का मतलब है कुछ समानताओं के आधार पर जो भी है पदार्थ, जो भी वस्तुएं हैं, उनके ग्रुप बना देना। जैसे हमने जातियां बना रखी है, एक तत्वार सूत्र की जाति, एक द्रव्य संग्रह की जाति। क्लास का मतलब क्या है भाई, जो ये द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं उनका एक समूह बना दिया, तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं उनका एक समूह बना दिया, और फिर सबका मिला के भी एक जाति कर दी कि जो भी क्लासेस में जुड़े हुए हैं सबका एक ही ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप पे। अलग अलग 3 को बार बार में क्यों मैसेज भेजें? तो ये तो अपने जो हमको जैसा कन्वीनियंट हो, समान विशेषताओं के आधार पर समूह बना देना, वो जाति कहलाता है। तो ये ऐसे 5 ही, ये 6 जो द्रव्य हैं, इनमें से 6 की ऐसी है कि वो समान जातियां होती हैं। मतलब जो जीव हैं वो सब एक से हैं, जो पुद्गल हैं वो सब एक से हैं। धर्म आकाश काल में ऐसा वो है नहीं, वो सब अलग अलग रह गए ऐसा। और किसी के प्रश्न है कोई? बोलिए मृदुला जी। ये जो पुद्गल का जो परमाणु होता है ना, वो एक समय में 14 राजु गमन करता है, तो क्या स्कंद भी कर सकता है क्या? परमाणु का ही पढ़ने में आया है कि परमाणु में इतनी ताकत है, एक समय में 14 राजु गमन कर देता है, कर लेता है। स्कंद का ऐसा पढ़ने में नहीं आया। कोई विशेष होगा तो देखना पड़ेगा उसके लिए। जी, हो गया? और किसी का प्रश्न है? बोलिए भाई। आपने जो भेजा है उसमें आपने असमान जाति व्यंजन पर्याय के लिए जैसे सभी सांसारिक जीव का उदाहरण दिया है, तो उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे? सभी सांसारिक जीव मतलब मनुष्य, देव, नारकी, हाँ,
ये जो सब है, ये जो मनुष्य अवस्था है, मनुष्य अवस्था, ये कौन से, किसकी पर्याय है? मनुष्य किसे कहते हैं? उस दिन अपन ने उदाहरण में भी लिया था। मनुष्य किसे कहेंगे? अकेले शरीर को या अकेले जीव को? ये दोनों की मिलीजुली अवस्था है, दोनों की मिलीजुली अवस्था है, इसलिए वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहलाएगी। या फिर ऐसा पूछें, द्रव्य पर्याय क्यों कहा आपने इसको? तो मनुष्य है वो कौन से गुण की पर्याय है? ये मैंने पहले भी आपसे प्रश्न किया था कि हम मनुष्य हैं, ये कौन से गुण के पर्याय है मनुष्य होना? तो इसमें कोई गुण का रोल नहीं दिखाई देगा। ज्ञान गुण की है, दर्शन की है, सुख की है, वीर्य की है, या पुद्गल में देखें तो स्पर्श की है, रस की है, गंध की है, वर्ण की है। तो पर्टिकुलर किसी गुण की पर्याय नहीं है, ओवरऑल द्रव्य की अवस्था ऐसी है। और पुद्गल और जीव दोनों मिले हुए हैं इसमें। अकेले शरीर, हाँ, अकेले शरीर ऐसे डमी रखी हो, डमी बोलते हैं, फिर हम उसको पुतला बोलते हैं, उसको मनुष्य नहीं बोलेंगे। मनुष्य का पुतला, मनुष्य का आकार है वो। और अकेला जीव तो मिलता भी नहीं है कहीं बिना शरीर के संसार में। तो इसलिए वो दोनों की मिलीजुली अवस्था है। तो चाहे मनुष्य का हो, तिर्यंच का हो, जितने भी अपने को चिड़िया, कबूतर, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, घोड़ा जो अपने को दिख रहे हैं, ये सब असमान जाति द्रव्य पर्याय है। बोली मीनू दी। मैं ये पूछ रही थी कि जब जैसे जो निगोदिया जीव नीचे हैं, बिल्कुल सातवें नर्क के जो नीचे उसमें, वो सिद्धशिला पे जन्म लेंगे, तो उनका जो कार्बन शरीर है, तो वो अणु थोड़ी हुआ, वो तो स्कंद रूपी हुआ ना, तो वो भी तो हाँ, वो 14 जीव, राजू गमन करेगा। ठीक है, सही बात है। हाँ, इस रूप में स्कंद कह सकते हैं। अच्छा बताया आपने। जैसे जीव में भी इतनी ताकत है, एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। जो मृदुला जी का प्रश्न था ना, उसके लिए बता रहे हैं ये। जीव में भी ऐसी ताकत है, यानी जो सबसे नीचे, सातवें नरक के भी नीचे, जो अपन ने एक राजू का स्थान देखा था, कलकल पृथ्वी वाला, वहां पर कोई जीव है, और अगले समय में वो सिद्धशिला, वहां ऊपर बिल्कुल टॉप पे, लोक के अग्रभाग में इतना जा सकता है। एक समय में वो 14 राजू, वो जीव गमन कर सकता है। उद्गल भी कर सकता है, दोनों में ऐसी है। तो वो जो जीव गया, उस जीव के साथ अकेला उसका तेजस कार्बन ही नहीं, वो औदारिक शरीर सहित जा रहा है। तो वो जीव है, वो शरीर सहित है। तो शरीर है, तो शरीर में, शरीर तो अपने आप में स्कंद रूपी है, इसलिए वो स्कंद भी गमन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से हो जाएगी वो बात बढ़िया। पर वो पढ़ने में ऐसा आता है, परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है, तो पर वो स्कंद रूप में ही पूरा जाएगा, औदारिक शरीर जाएगा उसके साथ में, स्कंद रूप में जाएगा। ठीक बात है। अब बढ़े आगे अपन, और कुछ है किसी का? मीनू दी, आपने फिर से हाथ खड़ा किया है। बोलिए मधु भाभी। जी, जो अभी आपने बताया कलकल पृथ्वी में जो जीव है वो जा सकता है, तो कैसे जाएगा? उसमें कहाँ से इतनी शक्ति आएगी? इतनी शक्ति है, इतना क्रियावती शक्ति, इतना गमन करने की शक्ति जीव में है। एक समय में 14 राजू गमन कर ले, ऐसी शक्ति जीव में भी है और पुद्गलों में भी है, दोनों में है। पर वो ढकी रहती है। हाँ, वो तो एक समय में 14 राजू गमन करेगा भी कौन? वो केवल निगोदिया ही करता है, क्योंकि नीचे भी रहते हैं निगोदिया और ऊपर भी जाके निगोदिया ही रह रहे हैं। सिद्ध जो गमन करेंगे यहाँ से, तो वो तो मध्य लोक से करेंगे तो 7 राजू ही जा पाएंगे। 14 राजू गमन तो निगोदिया एक इंद्रिय जीव करेंगे, इसलिए अपने को ऐसा नहीं सोचे ऐसी शक्ति हमारे में भी आ जाए, ऐसी भावना नहीं भाले कहीं, ऐसी शक्ति आ जाएगी तो एक इंद्रिय बनना पड़ेगा, इसलिए। बोलिए अंकल। ये शरीर सहित थोड़े ही जाते हैं 14 राजू, शरीर तो नया मिलता होगा। नहीं, शरीर सहित भी गमन, जीव ही जाता है। जीव जाता है तो तेजस कार्बन तो है ही है। अगर मरण के शरीर साथ में जाता है क्या उसके? हाँ, तेजस कार्बन शरीर तो हमेशा साथ रहते हैं। 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस कार्बन। तो तेजस और कार्बन तो मरने के बाद में विग्रह गति में भी साथ में ही रहते हैं। तो वो
चला जाएगा, दिक्कत नहीं, मतलब अपना जो प्रश्न था ना उसमें वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोली विनीता जी, आपको आवाज चालू करनी पड़ेगी आपकी। ये आपके नीचे एक ऐसा माइक जैसा है ना, उसको दबाइए। ये बोली भारती आंटी जब तक। जो गमन कर रहा है वो विग्रह गति का गमन आप बता रहे हैं क्या? कि ऐसे मैं और इस विग्रह चीज को देख लूंगी, वैसे विग्रह गति में तो करता ही करता है, मैं और देख के फिर और कंफर्म बता दूंगी। बोलिए विनीता जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न था कि एक तो तिरंज आयु थी, तिरंज आयु तो शुभ में डाली है और त्रिगति अशुभ में डाली है, वो कैसे? वो अभी यहाँ प्रकरण नहीं है, वो तो द्रव्य संग्रह का चल रहा था। देखिए आप लोग द्रव्य संग्रह का प्रश्न यहाँ नहीं पूछा करें, फिर सब लोगों को वो विषय नहीं पता होता है, तो उस टाइम फिर अनम्यूट नहीं हुआ रहे, बहुत देर से परेशानी आप कल की थी। क्लास में पूछिएगा, ठीक आप है, लिख के ठीक रख है, लीजिए। मेरे को अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, ठीक है, अब आ ठीक गया है। ना आपको? नहीं, हाँ आवाज तो आ गई, आवाज आई थी, सीख तो लिया था, अनम्यूट नहीं हो रहा था वो। ठीक है, अब मैं पूछ लूंगी आपने अभी सीखा। अभी मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, अभी रजनी जी से पूछ लेती हूँ, फिर बता देती हूँ आपका भी जवाब। बाकी द्रव्य संग्रह के प्रश्न द्रव्य संग्रह में ही अच्छा, रखें, इधर मिक्स नहीं करें फिर। नहीं ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक है। दीदी मोक्ष पद और अनर्थ पद में क्या अंतर है? एक ही बात है। फिर दो जगह अर्घ चढ़ाते हैं ना, जैसे मोक्ष पद का चढ़ाते हैं फिर उसके बाद अनर्थ पद का चढ़ाते हैं, दो बार और चढ़ाते जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का क्या अर्थ है? हैं। हाँ उसका भी यही, तो ये बार बार और अलग अलग। संसार ताप विनाशनाय का क्या अर्थ है? वही अर्थ है ना, वो तो सारे ही अर्घ मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए चढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इनका प्रश्न ये था विनीता जी का कि नरक गति और तिरंज गति को अशुभ कहते हैं, और तिरंज आयु को शुभ कहते हैं। तिरंज आयु शुभ कहलाती है और तिरंज गति वो अशुभ कहलाती है। ये प्रश्न वो द्रव्य संग्रह में प्रकरण चल रहा है, पर बात ऐसी ही है, तिरंज आयु शुभ है और तिरंज गति अशुभ है। तो गति और आयु में क्या फर्क है? मैं अभी केवल इनके हिसाब से बता देती हूँ, बाकी जिनको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन करने में नहीं लगूंगी उसको। आयु में तिरंच जो है जीव, वो मरना नहीं चाहता। एक बार तिरंच आयु मिल गई, पहुंच गया वहां, तो वो मरना नहीं चाहता, इसलिए तिरंच आयु को शुभ कहा। और तिरंच गति मतलब जाना, तिरंच कोई बनना नहीं चाहता, तिरंच में कोई जाना नहीं चाहता, तो वो गति है अशुभ और आयु है शुभ। ठीक है, फिर बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया हो अभी, तो आप द्रव्य संग्रह की क्लास में पूछिएगा फिर। अब समय तो अपना बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कुछ नहीं बचा। और किसी का प्रश्न तो नहीं है ना आगे? आप लोगों ने लाभ ढूंढे, कुछ विचार किया जो हमने प्रकरण पढ़ा था? गुण और पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही आ गए। द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा था, द्रव्य के स्वरूप बताते बताते उसमें गुण पर्याय द्रव्यम कहा। तो गुण और पर्याय, पर्याय की हमने डिटेल में अभी चर्चा की, और गुणों की चर्चा हमने पहले कर ली थी सामान्य गुणों के आधार पर। तो इनको पढ़ने से लाभ क्या हुआ, ये हमने देखा था। व्यंजन पर्याय, अब आप लोग आज नहीं सोच के आए हैं तो कल सोच के आइएगा। व्यंजन पर्याय को पढ़ने से, अर्थ पर्याय को पढ़ने से, उद्गल की पर्यायों को जानने से, अपने जीव की पर्यायों को जानने से, धर्म धर्म आकाश काल की पर्यायों को जानने से, या उनके गुणों को जानने से, या उन द्रव्यों को जानने से क्या फायदा है? क्यों बताए गए हमको इतनी सारी डिटेल, क्यों बताई गई? मुझे केवल एक ही हाथ खड़ा दिख रहा है, इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि फिर अभी नहीं पूछूं, और ये जो थोड़ा इसमें पेज अपना बचा है ये पढ़ लेती हूँ। 2 4 10 हाथ खड़े होते हैं तो बढ़िया लगता है फिर। ठीक है ना? तो आप लोग कल जरूर सोच के आना कि ये जितने भी अपन ने भेद पढ़े ना, एक एक नाम को लेके, ये इसको जानने से क्या फायदा है, क्यों बताया गया है? द्रव्यों को जानने से, गुणों को जानने से, पर्यायों को जानने से, फिर गुणों के भेद, पर्यायों के भेद, गुणों के भेदों की चर्चा अपन ने तब कर ली थी उस समय, अस्तित्ववादी की। अभी मुख्य रूप से पर्यायों को जानने से क्या लाभ हुआ वो अपन देखेंगे। नहीं देख के आए ना कोई भी? और बस एक चमेली आंटी ने हाथ खड़ा कर रखा था।
चलिए ये पढ़ती हूँ। यहाँ अपना 38वां सूत्र चल रहा था, इसमें जो यहाँ बुक में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। द्रव्य का लक्षण, पेज नंबर 38। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों यानी प्रदेशों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं यानी पर्यायों में रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त असंख्य प्रदेशों और निगोद से लेकर मोक्ष तक की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। ज्ञान को गुण क्यों कहा? क्योंकि वो संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, तो आत्मा के संपूर्ण भाग कौन से हैं? उसके असंख्यात प्रदेश जो हैं वो उसके संपूर्ण भाग, और संपूर्ण अवस्थाएं कौन सी? निगोद से लेके मोक्ष तक की, वो संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण पर्यायों में पाया जाता है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। वे पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। हर द्रव्य के हर गुण की हर समय एक पर्याय होती है। तो एक समय में द्रव्य में कितनी पर्याय होंगी? फिर से, हर गुण की हर समय में एक पर्याय होती है, तो द्रव्य में एक समय में टोटल कितनी पर्याय होंगी? प्रश्न किसी को समझ में नहीं आया हो? आ गया समझ में? बहुत लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो मतलब आ तो गया कुछ लोगों को समझ में। अब मेरे को कैसे पता लगेगा आप लोग समझ में नहीं आया इसके लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं कि समझ में आ गया इसके लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं? सुधा जी, समझ में आ गया प्रश्न? बोलो पारुल। अनंत पर्याय होंगे। अनंत पर्याय, एक समय में द्रव्य में अनंत पर्याय। अनंत पर्याय जवाब अगर आप लोगों में से किसी का है तो हैंड डाउन कर लें, और कुछ और बताना है तो फिर हाथ खड़ा कर लें। बोलिए वर्षा भाभी। पर्याय तो हर समय बदल रही है, तो एक समय में एक पर्याय होगी, अगले समय में दूसरी हो जाएगी। ठीक है, 2 जवाब आ गए। अब तीसरा जवाब किसी को इसके अलावा देना हो तो हाथ खड़ा रखें। बोलिए अंकल। अनंतानंत। अनंतानंत और अनंत तो एक ही बात है, मतलब अनंत अनंतानंत वो एक ही बात है। चलिए बढ़िया। अनंत अनंत गुणों में हर गुण में अनंत पर्याय है। एक मिनट सुधा जी रुकी। हर गुण में अनंत पर्याय हैं, कितनी देर में, कितने समय में? एक समय में नहीं, हर समय अभी अनंत गुण प्रश्न, है। हाँ अनंत प्रश्न गुण ये है है, और एक समय में कितनी पर्याय होंगी? अनंत पर्याय होगी। अनंत पर्याय। भारती आंटी। एक पर्याय होगी एक समय में। ठीक है। सुधा जी। क्योंकि इसमें शाद वाद और अनेकांत का है, क्रमशः पड़ता है, एक के बाद एक बोलना पड़ेगा, तो अनेकांत और शाद वाद वाली पद्धति आएगी इसमें। पीता न पीते पीते। तो बताइए पद्धति क्या लगेगी इसमें अनेकांत की? अनेकांत है मतलब अनेकांत में तो ये वो पड़ेगा कि भाई एक ये पर्याय है, फिर इसके बाद में ये पर्याय है, पद्धति क्रम के अनुसार बतानी पड़ेगी। नहीं, देखिए अभी तक मतलब अपने 2 जवाब आए हैं। एक तो जवाब है अनंत पर्याय और एक जवाब है एक पर्याय। अभी किसी का ऐसा जवाब हो 2, 3, 4, 10, 100 तो बताइए, नहीं तो ये 2 जवाब है, या तो एक या अनंत। ये 2 ऑप्शन रह गए अपने पास में। ये कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रश्न ये है, एक गुण की एक समय में एक पर्याय, चूंकि जमाते थे कि चूंकि एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, तो इतने गुणों की एक समय में कितनी पर्याय होंगी? तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कितने गुणों की? गुण कितने हैं द्रव्य में? द्रव्य में गुण कितने हैं?
कहाँ गए लोग? हाँ भारती आंटी, द्रव्य में गुण कितने हैं? अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय होगी। हाँ मतलब एक पर्याय, एक गुण की एक पर्याय होगी, पर जो हाँ अनंत गुण है उनकी अनंत पर्याय होगी। हाँ बढ़िया। हाँ, द्रव्य में अनंत गुण एक साथ रहते हैं। द्रव्य में अनंत गुण एक साथ रहते हैं। अनंत गुणों का समूह, उसका नाम द्रव्य है। एक ज्ञान गुण की एक पर्याय, दर्शन गुण की एक पर्याय, सुख गुण की एक पर्याय, वीर गुण की एक पर्याय, अस्तित्व की, वस्तुत्व की, द्रव्यत्व की, प्रमेयत्व की, अग्र लघुत्व की, प्रदेशत्व की, ये सबकी पर्याय एक एक। तो इन सबको काउंट करेंगे तो एक द्रव्य में एक समय में कितनी पर्याय? अनंत गुणों की अनंत पर्याय। अभी अपनी कौन कौन सी पर्याय, अपनी पर्याय काउंट कर सकते हैं अपन कुछ, कि एक मति ज्ञान रूप पर्याय, मति शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय, यद्यपि दोनों एक साथ नहीं होते लेकिन वो इकट्ठे बोले जाते हैं। तो एक मति ज्ञान रूप पर्याय, ये ज्ञान गुण की हो गई। दर्शन गुण की, कि चक्षु दर्शन रूप, अचक्षु दर्शन रूप। सुख गुण की पर्याय, अभी आप सब अपना अपना जाने कि सुख गुण की दुख रूप चल रही है कि सुख रूप चल रही है। सुख गुण की दो रूप चलती है, सुख रूप या दुख रूप। लेकिन अभी तो क्योंकि हमें संसार में है और आत्मज्ञान अगर यदि नहीं है तो वो दुख रूप ही पर्याय चल रही है, क्योंकि आत्मा अनुभव पूर्वक ही सुख की प्राप्ति होती है। तो अभी जो हमको सुख फील होता है वो वास्तव में सुख नहीं है। ऐसे अस्तित्व की, वस्तुत्व की, ये ऐसे अपनी पर्याय चल रही हैं। तो एक समय में एक द्रव्य में अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ हो रही हैं। लेकिन वो क्या है कि अनंत गुण क्योंकि एक साथ हैं, अनंत गुण एक साथ हैं, इसलिए उनकी अनंत गुणों की पर्याय अनंत एक साथ दिखाई दे रही हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि एक द्रव्य में एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है? अगर आपने प्रश्न उल्टा पुल्टा किया, कुछ ढंग से नहीं लिखा तो सब आपका गड़बड़ हो जाएगा। मैं 2-3 बार प्रश्न बोल देती हूँ जो लिख रहे हो। एक द्रव्य में एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है? अगर आपका जवाब 1 है तो उंगली दिखा दीजिए, और अनंत है तो 10 दिखा दीजिए। ठीक है, सब अब जवाब दे सकते हैं। ज्यादा लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति तो 10 दिखा रहे हैं, बाकी लोग सोच ही रहे हैं, ना 1 दिखा रहे हैं ना 10 दिखा रहे हैं। बढ़िया, चलिए नीचे कर लीजिए। प्रश्न क्या है? एक द्रव्य में एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय? तो एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, एक गुण की एक ही अवस्था होगी, इसलिए एक गुण की तो एक समय में एक ही पर्याय होगी। लेकिन उस द्रव्य की टोटल पूछा जाए कि उस द्रव्य में कितनी है, तो उस द्रव्य में अनंत गुणों की अनंत पर्याय वो एक साथ हो रही हैं। तो यहाँ क्या कहा है देखिए, द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं और पर्याय क्रमशः होती हैं। यानी एक एक गुण की एक पर्याय, एक गुण की एक पर्याय, फिर उस गुण की दूसरी पर्याय, फिर उस गुण की तीसरी पर्याय, ऐसे एक के बाद एक होती है। देखो पर्याय क्रमशः होती है, इसका मतलब ऐसा नहीं है अनंत गुण है तो पहले समय में मति यानी ज्ञान गुण की पर्याय हुई, दूसरे समय में दर्शन गुण की पर्याय हुई, तीसरे समय में चारित्र गुण की पर्याय हुई, चौथे समय में सुख गुण की पर्याय हुई। ऐसा नहीं, आत्मा में कठिन लग रहा हो तो अपन पुद्गल में लगाते हैं, उसमें सरल पड़ेगा। ज्ञान दर्शन चारित्र ये थोड़ा कठिन लगते हैं कुछ नए लोगों को। पुद्गल है, ये समझ लीजिए, ये पुद्गल है, ये कपड़ा है। तो इसमें स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की 4 गुण अपन लें। इन चारों गुणों की पर्याय एक साथ हैं कि एक के बाद एक होंगी? 4 गुण अपन ले रहे हैं, ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल है ना, पुद्गल की अवस्था है। इसमें स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की जो पर्याय हैं वो एक साथ हैं कि अलग अलग होंगी? एक साथ के लिए 1, अलग अलग के लिए 2। 1 1 2 वाला कोई नहीं है? 1, हाँ 1 1 1 2 मिल गए, 2 वाला मिल गए अपने को 1। चलिए बढ़िया, आप सबका एक जवाब है, सब में एक आया आप लोगों में। ये पुद्गल द्रव्य है
तो इस पुद्गल द्रव्य में स्पर्श गुण की कौन सी अवस्था है अभी कि ये सॉफ्ट है ना, चिकना है, या समझ लीजिए और क्या, चिकना तो नहीं बोलेंगे, रूखा है, हल्का है, नरम है, जो भी ऐसी स्पर्श गुण की पर्याय। फिर इसको चखेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें स्वाद भी अभी की अभी है। जिस समय ये रूखा चिकना लग रहा है उसी समय इसमें स्वाद भी है, और जिस समय रूखा चिकना है, जिस समय स्वाद है, उसी समय इसमें रंग है या नहीं है, रंग भी है। और इसी समय इसमें सूंघेंगे तो आती है नहीं कि नए नए कपड़े लाओ, नई किताबें आती हैं तो कुछ अलग सी आती है, पेपर आता है सुबह, उसमें वो छपाई की होती है जो भी है, लेकिन आती है उसमें से गंध, तो वो एक ही समय में है। तो अलग अलग गुणों की पर्याय तो एक साथ हैं, लेकिन एक गुण की, जैसे वर्ण गुण की, वर्ण अपने को जल्दी समझ में आ रहा है इसमें, वर्ण गुण की ये जो कलर अभी इसमें दिख रहा है, समझ लो ये रेड कलर है, तो जिस समय ये रेड है उसी समय नीला भी, पीला भी, सफेद भी उसी समय है क्या? नहीं। तो एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। लाल है तो लाल है, क्या आप कहोगे यहाँ से सफेद भी दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना सफेद, लेकिन वो जिस जगह से लाल है उस जगह से सफेद नहीं है, जिस जगह सफेद है उस जगह सफेद है, वो तो अपन ने बड़ा स्कंद लिया है ना, इसलिए। तो एक समय में एक गुण की एक पर्याय, जिस समय आपको मति ज्ञान है उस समय केवल ज्ञान है क्या? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 गुण की, ये ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं। ज्ञान गुण की ये 5 पर्याय हैं। तो जिस समय मति ज्ञान है उस समय केवल ज्ञान नहीं है, जिस समय केवल ज्ञान है उस समय मति ज्ञान नहीं है। एक समय में एक पर्याय होगी। जिस समय सुखरूप अवस्था है उस समय दुखरूप अवस्था नहीं है, जिस समय दुखरूप अवस्था है उस समय सुखरूप अवस्था नहीं है, जिस समय मिथ्या दर्शन है उस समय सम्यक दर्शन नहीं है, जिस समय सम्यक दर्शन है उस समय मिथ्या दर्शन नहीं है। ये श्रद्धा गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा, या तो सम्यक चारित्र होगा या मिथ्या चारित्र होगा, या तो सुख होगा या दुख होगा, ऐसा। तो यहाँ कहा पर्याय क्रमशः होती है, यानी हर यहाँ जो पर्याय क्रमशः होती है वो गुणों की अपेक्षा से लगाना है कि एक एक गुण की एक के बाद एक पर्याय होती है, सारी की सारी पर्याय एक साथ नहीं होती कि मति ज्ञान भी हो जाए और केवल ज्ञान भी हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात? और इसी तरह से द्रव्य की जो पर्याय है, जो हमने व्यंजन पर्याय देखी है, व्यंजन पर्याय भी एक समय में कितनी हो सकती है? एक द्रव्य में व्यंजन पर्याय एक समय में कितनी हो सकती है? वही उंगली दिखानी है आपको, 1 2 जितनी भी, एक के लिए 1 और ज्यादा होती है तो 5। व्यंजन पर्याय कितनी होती है? 1। बढ़िया। जो व्यंजन पर्याय का मतलब है द्रव्य का आकार, तो द्रव्य का आकार भी एक समय में एक ही रहेगा। तो जैसे जिस समय मनुष्य पर्याय है उसी समय कोई तिर्यंच हो जाए, उसी समय कोई देव बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब मनुष्य है तो वो व्यंजन पर्याय समान जाति द्रव्य पर्याय जो है वो मनुष्य रूप है, इसलिए कहा पर्याय क्रमशः होती है। मनुष्य के बाद देव, देव के बाद तिर्यंच, तिर्यंच के बाद नारकी, एक के बाद एक होगा। एक साथ ही चारों गति रूप कोई जीव हो जाए, चारों अवस्था रूप, ऐसा आवाज आ रही है? बिला भाभी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए आप। आ रही है आवाज? हाँ आ रही। चलिए, अपना टाइम भी हो गया, नेटवर्क चला गया था।
कल इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको पूरा करेंगे कल इस विषय को। और आज वाली आवाज नहीं आ रही बात। बात अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं समझ में आई तो कल अपन वापस, चलिए पूरा करते हैं। अब आवाज आ रही हो नहीं आ रही हो आप लोग आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा था वो यही तो पूछा था कि हर समय एक गुण की एक पर्याय चेंज होती है, तो एक गुण की तो एक ही पर्याय रहेगी ना। नहीं, मैंने पूछा था द्रव्य में कितनी पर्याय होती हैं, गुण में नहीं, गुण की नहीं, द्रव्य में कितनी पर्याय हो रही हैं, प्रश्न ये था। अच्छा, प्रश्न द्रव्य का था उस समय। चलो कोई बात नहीं। जिनवाणी स्तुति किसने नहीं बोली अभी तक? हाथ खड़ा करेंगे कोई जिनवाणी स्तुति बोलने के लिए? हाँ वर्षा भाभी बोलिए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मोहक महल मणिमाल मंडित, संपदा शतखंड की, हे शांति जिन तृण समतजी, चरण एक अखंड की, पायो अखंडानंद दर्शन, ज्ञान बीरज आपने, संसार पार उतारनी थी, देशना प्रभु आपने।